हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन्स आती हैं। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि हमारी जो मैगजीन्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, जो काफ़ी रेलेवेंट है। और अगर आप डेली रेगुलर इनको स्टडी करते हैं तो आपके लिए आप बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर हमसे कनेक्ट होइए, ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स और बाकी वीडियोस जो है वो मिलती रहें। करंट अफेयर्स के अलावा हमारा शॉर्ट्स भी आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको डिटेल में समझाया जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना रिलेवेंट है और आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमारी मैगजीन्स में कई सीरीज हैं, जिसमें कि मंथली मैगजीन्स हैं, हमारी डेली करंट अफेयर्स मैगजीन है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमारी फटाफट सीरीज है। तो आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर में, तो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जो है वो सेलिब्रेशन होगा। हिस्टोरिक इनकी जो है वो विजिट हुई थी। और उसके जो है वो 100 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो इसी मौके पर यहाँ पे काफी सारे सेलिब्रेशंस होंगे। और ये एक 15 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, जो कि 2026 से 2027 के बीच में चलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ये अभी 3 देशों की यात्रा पे गए हैं, जिसमें कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया गए हैं। और यहाँ पे ये जो सेंटनरी सेलिब्रेशंस हैं ये स्टार्ट होंगी। इसमें एग्जीबिशंस लगेंगे और ये एक पूरा लॉन्ग ईयर जो है वो कल्चरल प्रोग्राम्स चलेंगे। और इनको इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हाईलाइट करेंगे, साथ ही साथ जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो कल्चरल टाइज हैं उनको ये और रीइंफोर्स करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लगभग 3 मंथ्स इंडोनेशिया में स्पेंड किए थे 1927 में। तब ये ट्रेवल किए थे। और इसके बाद से अ, यहाँ पे जो दोनों कंट्री का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो यहाँ का रिच ट्रेडिशन है, इसके बीच में जो है वो काफी जो है इनका आदान प्रदान हुआ था। और ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद से इन्होंने फर्दर इंडोनेशिया में अपने एसोसिएट्स को भेजा था, जिन्होंने वहाँ पे आर्ट, डांस, कल्चर और आर्किटेक्चर में जो है वो काफी स्टडी किया था। इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जब ट्रेवल किया था जावा में, तो वहां पे इन्होंने एक एंशियंट मतलब पुरानी वैक्स रेजिस्ट टेक्निक थी बाटिक की। इसको ये इनको काफी इसने प्रभावित किया था। उससे काफी इफेक्ट हुए थे और उन्होंने फिर इसको जो है वो सब्सिक्वेंटली वेस्ट बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये टेक्निक काफी डिस्टिंक्टिव टेक्निक होती है, जो कि जो है वो अब यहाँ पे काफी फ्लरिश करती है। तो दोनों ही जो कंट्रीज हैं इनके बीच में एक ट्रेडिशनल जो है वो हेरिटेज रहा है। तो इन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए ये यहाँ पे मनाया जाएगा। और इसके अलावा इंडिया का जो टेक्सटाइल है, जिसमें मुर्शिदाबाद का सिल्क है, कॉटन है, और इसमें बंगाली मोटिव्स का यूज किया जाता है। इसमें अल्पना और लोटस पैटर्न्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को भी वहां पे दिखाया जाएगा। साथ ही साथ इस पीरियड को एक और भी इसका जो है वो की कंपोनेंट है, जिसमें कि टैगोर देवांतारा एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे एग्जीबिशंस और कल्चरल इवेंट्स होंगे। और जो इंडोनेशिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे की हजार देवांत्रा, इन्होंने काफी जो है ये इंस्पायर हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर से, उनके शांति निकेतन से। और यहाँ पे इन्होंने तमस सिसवा या गार्डन स्कूल्स को जो है वो इन्हीं के प्रिंसिपल पे वहां पे एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा एक बुक भी जो है वो एक कंपाइलेशन रिलीज होगा, जो कि उनके विजिट के बारे में पूरा बताता है। तो इसे भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी विजिट के दौरान जो है वो लॉन्च करेंगे। तो अभी ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक काफी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है। इनका लिटरेचर में काफी अचीवमेंट रहा है। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरियट रहे हैं। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था।
और इन्होंने बंगाली लिटरेचर, म्यूजिक और जो इंडियन आर्ट है, इसको रीशेप किया था। इनका एक काफ़ी एक होलिस्टिक विज़न था एजुकेशन को लेके, फ्रीडम को लेके, क्रिएटिविटी पे इन्होंने काफ़ी फ़ोकस किया और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शांति निकेतन बनाया, जिसको कि इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था रूरल वेस्ट बंगाल में। और ये फिर जो है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है वो उभर के आई और अभी ये ग्लोबल लर्निंग सेंटर है, जिसमें इंडियन ट्रेडिशन और जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको जो है वो दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। फिर बाटिक की जैसे अभी हमने बात की, ये एक टेक्सटाइल टेक्नीक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्निशन भी किया गया है एज़ अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका एक काफ़ी जो है वो रिच सिंबल है, ठीक है? तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे पूछ सकता है कि इसके बारे में कि ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर सेकंड अगर हम देखें तो तीजन बाई, ये काफ़ी एक रिनाउंड जो है वो पंडानवी अ, एक आपका ट्रेडिशन है, जो कि एक डांस फॉर्म है। इसमें जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह किए जाते थे और इसमें जो है वो स्टोरीज बताई जाती थी जो एंशिएंट एपिक हैं जैसे कि महाभारत इनका। और इसमें जो कलाकार होते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको कि तंबूरा कहा जाता है, करताल का यूज करते हैं और उसमें वोकल जो है वो नरेशन होता है। तो ये काफी फेमस थी इसके लिए और इन्हें पद्म विभूषण जो है वो मिला था। और ये छत्तीसगढ़ का जो है वो फोक कल्चर है, इसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो इन्हीं की वजह से मिला था। और तो इनका डेथ हो गया है और इसी के लिए जो है यहाँ पे इनका जो नेटिव विलेज है उसके लिए वहां पे स्टेट फ्यूनरल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। गनियारी है जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये मतलब जो पंडानवी डांस है, ये मतलब इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है या इनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है ये। और पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि दिया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि एक्सेप्शनल, जिनका की जो है वो कुछ योगदान रहा हो या किसी भी फील्ड में उन्होंने एक बेहतर सर्विस जो है वो दिया हो। तो तीजन बाई, डॉक्टर तीजन बाई ये काफ़ी फ़ेमस थी, इनका भी निधन हो गया है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स का अभी 4 जुलाई को 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ है और काफ़ी ये 250 साल यूएस के हिस्ट्री में काफ़ी जो है वो अच्छे रहे हैं और ये ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कंट्री के तौर पर उभरे हैं। तो ये पूरा इनका जो है ऑफिशियल यहाँ पे सेलिब्रेशंस जो है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, जो कि 250 इयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस को ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला था 4 जुलाई 1776 को। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लॉन्ग ईयर पूरा सेलिब्रेशंस चलेंगे पूरी कंट्री में। और अगर हम बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था 4 जुलाई 1776 को और ये अनाउंस किया था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज हैं। इनको इन्होंने कहा था कि हमने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट जिन्होंने घोषित किया था और कहा था कि अब हम ब्रिटिश रूल का पार्ट जो है वो नहीं है। और इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि ये जो यूएस का पूरा इतिहास है काफी इम्पोर्टेंट है और चूंकि इनके 250 साल हो गए हैं, ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और तो इनके क्या हिस्ट्री रही है, क्या सारी चीजें रही हैं, ये भी हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और एज अ इंफॉर्मेशन मतलब प्रीलिम्स में हो सकता है ये पूछ दे कि क्या इनका कब सेलिब्रेट करता है या 250 ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन सी कंट्री का। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ, उसके बाद से क्या-क्या चीज़ें हुईं। और जैसे कि हमें पता है कि उसके बाद जो है वो एक्चुअल फाइटिंग जो है, रिवॉल्यूशनरी वॉर जो है, ये 1783 तक चला और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो इसको फिर ये हुआ और इसके बाद से अमेरिकन इंडिपेंडेंस को फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ जो है वो किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस मौके पे पूरा नेशन वाइड जो है वो प्रोग्राम चलेंगे और इसमें जो जिन प्रिंसिपल पे यूएस बना है, अमेरिका बना है, उन पे वर्क करेगी और गवर्नमेंट का कहना है कि इस पे हम और आगे चल के
अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए और भी वर्क जो है वो करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका बर्थ एनिवर्सरी के 125th ईयर जो है वो उनका पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। और कई सारे जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह होंगे इसमें। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ मिलके ये अनाउंस किया है कि स्पेशल प्रोग्राम होगा, कमेमोरेट किया जाएगा या याद किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये 6 जुलाई को मिलन मेला प्रांगण कोलकाता में होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी 2025 में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए और इनका जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ नेशनलिस्ट लीडर, और इन्होंने जो इंडिया का पॉलिटी है उसको अलग एक कलर दिया, एक कलर इसको जो है वो तरह से ये लेके आए। कल्चर के बारे में इन्होंने काफी काम किया, इंडस्ट्रीज पे इन्होंने काफी वर्क किया। तो इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इनको याद करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट जो है इनको करेगी। और इसमें जो है ये मास सिंगिंग होगा वंदे मातरम का, साथ ही साथ म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया जाएगा जिसका कि टाइटल दिया गया है सुर, संस्कृति एवं राष्ट्र। और इसको सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज और ट्रेनिंग ये जो है ये प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है वो एक प्रपोज्ड 125 फुट का स्टैचू है इनका। तो इसको भी जो है वो बनाया जाएगा। और और इसका पूरा फाउंडेशन डे, इनका फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन होगा, आधारशिला रखी जाएगी और ये मूर्ति बनेगी जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका डेडिकेशन है, इनके जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं इनको लेके। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये काफी इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल फिगर हैं। और इन्होंने ही स्थापना की थी भारतीय जनसंघ की, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने जब सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट बनी थी तो उस टाइम पे इन्होंने एज अ मिनिस्टर जो है वो सर्व भी किया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने रिजाइन दे दिया था। और इनका नेहरू लियाकत पैक्ट का ये अपोजिशन कर रहे थे। और इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका मेन एम्फेसिस था इंडियन नेशनलिज्म, और ये एक स्ट्रॉन्ग इनका व्यू था। जो अपीजमेंट पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट ये जो है वो काम करते थे। और इन्होंने जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के वाइस चांसलर के तौर पे भी जो है ये काम किया था। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। साथ ही साथ जो प्रोग्राम्स होंगे, जो इवेंट्स होंगे, वो भी जो है वो आ सकते हैं। फिर काजीरंगा में एक बहुत फेमस एलिफेंट थी जिसका नाम था जोयमाला। तो इसकी डेथ हो गई है और ये 66 इयर्स की थी। ये इसे जो है वो एज अ जंगल वॉरियर इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, और इसने जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में काफी जो है वो सर्विस प्रोवाइड की। ये इसको इंटरनेशनल एक रिकॉग्निशन मिला 2004 में, जब एक स्ट्रे टाइगर जो है वो इसके ऊपर इसने अटैक किया था। और ये जो पूरा इंसिडेंस था ये कैप्चर हुआ और इसको जो है वो काफी आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ इमेजेस में माना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि असम में है। और ये अपने वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस के पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क का एक ट्रेडिशन रहा है, यहाँ पे जो ट्रेन्ड एलिफेंट्स हैं जिन्हें कुंकीज कहा जाता है, ये पेट्रोलिंग करते हैं डेंस ग्रासलैंड की। और यहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं उनकी मदद से जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं वो पोचर्स को भगाने का जो है वो काम करते हैं। ये पार्क जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रीलिम्स में पीसेस के एग्जाम में पूछ देता है नाम, जैसे कि जयमाला किससे रिलेटेड है, तो ये काफी आइकॉनिक एलिफेंट था। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है और इसमें इन्होंने कहा है मेटा को कि आप चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल इनको जो है वो डिसेबल करें। और मेटा हमें जैसा कि पता है कि ये पेरेंट कंपनी है, इन्हीं का है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, एक्चुअली बीबीसी का एक इन्वेस्टिगेशन था, बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें जो है वो ये रेवलेशंस किए गए कि जो कंपनी है उसमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं सीएसईएएम को।
तो इसकी वजह से जो है ये गवर्नमेंट इस पे इन्होंने जो है वो इनसे पहले तो नोटिस इनको दिया था और फिर अभी इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि आप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बताइए और क्या आपने एक्शन लिए हैं ऐसे कंटेंट्स पे, इनके बारे में जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ये आप 7 डेज के भीतर प्रोवाइड करिए। और चूंकि ये मैटर काफी सीरियस है और जो आपका बीबीसी आई है, इनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो इंस्टाग्राम है वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जो है वो चला रहा है अपने चैनल पे और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये चाइल्ड जो सेक्सुअल अब्यूज है इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और ये बहुत एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो अब्यूज जो है वो चिल्ड्रन जो चाइल्ड अब्यूज है ये एक ग्लोबल एक थ्रेट के तौर पे इसको देखा जाता है। काफी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसको खत्म करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट ने इनसे कहा है कि आप इस तरह की किसी भी एडवर्टाइजमेंट को जो आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं इनको जो है वो आप रिमूव करिए। और जहां तक अगर हम मेटा की बात करें तो इनका कहना है कि इनकी जो पॉलिसी है वो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनको प्रिवेंट करती है और ऐसा जो कोई भी कंटेंट जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है या जिनमें किसी तरह का जो है वो न्यूडिटी या सेक्सुअली सजेस्टिव एक्टिविटीज को अगर कोई प्रमोट करता है तो हम इसके को जो है वो बंद करेंगे। और इन्होंने कहा है, जो मेटा के स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम एक कांस्टेंट बैटल कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह की चीजों को ले आते हैं और इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको हर तरह से जो है वो हटाया जाएगा। तो जैसे कि इसमें एक टर्म है CSEAM, ये क्या है, इसके बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए कि अगर जैसे किसी ने पूछ दिया तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें होनी चाहिए। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इस पे लेके अभी चिंता जताई गई है और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 है इसमें एक्चुअली एक डेटा बताया गया है कि जो मदर का मोर्टेलिटी रेट है ये कम हुआ है, चाइल्ड हेल्थ जो है वो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको लेके एक जो है वो काफी कमी आई है, तो इसको लेके एक कंसर्न जो है वो रेज किया है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। और इसमें कहा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है फॉर इन्फेंट्स फॉर 6 मंथ, मतलब बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बर्थ के बाद तक 6 मंथ तक जो है ये इनको फीडिंग कराया जाए। ये इनके सर्वाइवल के लिए, इनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें जो है वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे का जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए काफी जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ये इनके ओवरऑल ब्रेन के जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए, जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और इससे जो मेल न्यूट्रिशन है वो भी कम होता है। तो अभी जो WHO है और जो यूनिसेफ है उनका ये रिकमेंडेशन है कि विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 आवर के भीतर में जो है वो उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए और ये 6 मंथ तक जो है वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं इसमें बताया गया है कि इस पे काफी क्लोज जो है वो मॉनिटरिंग किया गया है और ये शो हुआ है कि इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का रेट है ये 63.7% था अगर हम फिफ्थ जो सर्वे था उसके डेटा की बात करें, और कम होके 55.8% रह गया है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब जो डिलीवरीज हैं जो कि हॉस्पिटल्स में होती हैं तो वो तो बढ़ा है और वो बढ़ के 90.6% हो गया है। बट कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें जो है वो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और जो लार्ज स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पे काफी कमी देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 59.7% से कम होके 34.6% हो गया है। हरियाणा में 69.5% से कम होके 41.2% रह गया है। और इसके अलावा और भी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे कमी देखने को मिली है। बट केरला, गुजरात और वेस्ट वेस्ट बंगाल यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है इस रिपोर्ट में वो ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसमें रूरल एरियाज में काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो इन्फेंट्स हैं जिनका की एज 6 मंथ तक का है उनमें ये जो रेट है ये 65.1% से कम होके 56.2% रह गया है। अगर हम कंपेयर करें अर्बन एरियाज से तो इसमें भी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है और ये 59.6% से 54.5% रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं वुमेन के एम्पावरमेंट से।
वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, घरेलू जो डिसीजन होते हैं उनमें बढ़ा है, बैंक अकाउंट एक्सेस बढ़ा है, इंटरनेट एक्सेस बढ़ा है। और लेकिन इसके बाद भी जो इन्फेंट्स हैं इनका जो एक्सक्लूसिवली जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो कम हुआ है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसमें काफी सारे फैक्टर्स बताए हैं जो कि एक रोल प्ले कर रहे हैं। इनका कहना है कि माइग्रेशन काफी बढ़ा है, सीजनल लेबर काफी है, और जो महिलाएं हैं उनको रिटर्न होना होता है, जो इनका इनफॉर्मल वर्क है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। तो और इसके अलावा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी काफी चेंज हुआ है। इसकी वजह से काफी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सिजेरियन डिलीवरीज हैं इनका जो परसेंटेज है उसमें भी काफी इंक्रीज हुआ है, ये बढ़ी है, और ये भी कहीं ना कहीं एक इनकी वजह से भी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की हेल्थ के लिए। गवर्नमेंट के कई सारे मिशन हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन मिल्क को डोनर मतलब ऐसी मदर जिन जो एक्सेस मिल्क प्रोड्यूस करती हैं वो डोनेट भी करती हैं। तो गवर्नमेंट का है कहना कि चूंकि ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा से ज्यादा जो है वो होनी चाहिए। और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जो मैटरनिटी बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये 1961 का था, जिसको कि अमेंड किया गया 2017 में। और इसमें जो फीमेल है उनको पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है 26 वीक तक। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और इसकी वजह से जो मेजर महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें कि जो नंबर है वो 16.69 करोड़ वुमेन तक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो इस बेनिफिट को जो है वो नहीं अचीव कर पा रही है, और इसकी वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ये जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज किया जाए, और इससे जो ओवरऑल जो बच्चा है उसकी हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो 6 मंथ्स है आफ्टर डिलीवरी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस टाइम पे वर्क प्लेस पे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी मिलना चाहिए, इनकम सपोर्ट भी मिलना चाहिए, ताकि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो सके। तो ये सारी चीजें आपकी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, ये सोशल इश्यूज से जुड़ी हुई हैं, और जो 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 डेटा है वो प्रीलिम्स के एग्जाम में भी काफी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। फिर अनदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी इन असम असेंबली। और हिंदी को ऑफिशियली एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है असम असेंबली में। इसके साथ साथ असमीज, इंग्लिश और बोडो भी हैं। जो बजट सेशन यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें इसको हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया है। और इसमें जो स्पीकर है उन्होंने कहा है कि हिंदी जो है वो एक राष्ट्रभाषा है, तो इसीलिए जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, देख स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि जो बोडो है इसको जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है। हिंदी को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा हिंदी, असमीज, इंग्लिश और बोडो जो है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इनके ऊपर होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस असेंबली में हिंदी को जो है वो इंडेंट किया गया है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो इन्होंने जॉइंटली एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और ये जो फैसिलिटी है इसको जो है वो अदानी ग्रुप बनाया जा रहा है। इसके लिए 2500 रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो रखा जाएगा। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है, जो यहाँ पे जो रीजन है यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। और माना जा रहा है कि इससे जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, जो यूथ है उसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही साथ ये सपोर्ट करेगा डिफेंस प्रोडक्शन को, और एक हमारा नेशनल विजन है जिसके तहत इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा। ये जो न्यू फैक्ट्री है ये पाली विलेज है, ये नेशनल हाईवे 27 है, इससे जो है वो जुड़ा हुआ है।
और यहाँ पे क्रिटिकल डिफेंस एसेट्स का जो है वो प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। इसमें जो है वो हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स बनेंगे, मिशन रेडी मिसाइल्स बनेंगी, और चूंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में लोकल वर्कफोर्स भी जो है वो यूज होगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी है इसकी कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। फिर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ये इनॉग्रेट करेंगे मेजर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स का, और ये अटेंड करेंगे फिफ्थ फाउंडेशन डे सेरेमनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। न्यू दिल्ली में ये इवेंट्स होंगे, और इसमें फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। 232 ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स ये बनेंगे। ये एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है, और इसके तहत इंडिया में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम है ये। तो यहाँ पे स्टोरेज गोडाउन्स बनेंगे। यहाँ पे साथ ही साथ सहकर वन है, इसका भी जो है वो भूमि पूजन होगा, और इसके तहत एक 64 एकड़ का कोऑपरेटिव ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, इसको अमूल और एनसीसी ये जो है वो बनाएगा, तो इसके लिए भी जो है वो भूमि पूजन होगा। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर फैसिलिटीज बनेंगी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर में, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी जो है वो इसका एनसीडी 3.0 इसको भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन इनको भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही साथ 50,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनको जो है वो ट्रांसफॉर्म करके ई पीस एसीएस में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। टू मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं। इसमें जो है वो सहकार सीबीएस और सहकार सहयोगी है, इनको इस तरह से डिजाइन किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो इनका भी इनॉग्रेशन होगा। और माना जा रहा है कि ये जो जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं, इनसे जो है वो एक जो एम है, विजन है, जिसका है सहकर से समृद्धि, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, इसको बढ़ाने के लिए और पूरी कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे जो है वो लॉन्च करेगी, और ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कोऑपरेटिव से जो है वो जुड़ेंगे, तो ये इनके लाइवलीहुड के लिए बेहतर रहेगा। फिर इंडिया का एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। और जैसे कि हमें पता है कि एथनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है, इसके बारे में कई सारी न्यूज निकल रहे हैं कि इसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं उनमें कोरोजन हो रहा है। साथ ही साथ ऐसी भी न्यूज आई है कि वहाँ जो आपका जो पेट्रोल और डीजल डलता है गाड़ियों में, तो वहां पे चींटियां लग रही हैं। तो इसको लेके क्लैरिफिकेशन एक तरह से गवर्नमेंट का ये आया है, और इसमें क्लियर किया गया है कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इंडिया का, ये एक कॉर्नर स्टोन है इनके एनर्जी ट्रांजिशन का और बायोफ्यूल स्ट्रेटेजी को लेके। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये बेहतर होगी, फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल जो डैमेज है इसको कहा जा रहा है कि इससे कम होगा। अभी जैसे कि रिपोर्ट्स आई थी कि इनके प्रोडक्शन में काफी वाटर का यूज होता है। साथ ही साथ जिन एरियाज में जो है वो इनका प्रोडक्शन हो रहा है, उन वहां पे काफी एनवायरमेंट डैमेज देखने को मिल रहा है। जो क्लाइमेट है काफी वहां पे जो है वो एयर पोल्यूशन काफी बढ़ गया है, तो इसको लेके है। और इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है, और 13 और 14 में 1.5% जो है वो इथनॉल ब्लेंडिंग थी, जो कि बढ़ के जो है वो 20% जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया गया है 2025-26 में। और इसमें कहा गया है कि काफी इंक्रीज हुआ है एथनॉल के प्रोक्योरमेंट में, और हर साल माना जा रहा है कि 1200 करोड़ लीटर का जो है ये कैपेसिटी बढ़ी है, काफी इंक्रीज हुआ है। और 2014 में ये अभी जो है कैपेसिटी थी ये 421 करोड़ लीटर्स थी, और अभी बाय द एंड ऑफ 2026 इसको बढ़ा के 2000 करोड़ करने का जो है वो एक एम रखा गया है। और इंडिया का चूंकि हायर रिलायंस है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे, जैसे कि अभी हमने देखा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में, तो इंडिया ज्यादातर जो ऑयल है ये बाहरी कंट्रीज से जो है वो उसको लेता है। और क्राइसिस हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑयल है वो काफी कम होता है, तो हमारा 80% से ज्यादा जो ऑयल है वो हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए
और कैसे जो है वो अदर जो है वो मेथड जो है वो अडॉप्ट किए जाएं, तो इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके जो है गवर्नमेंट आई है। और गवर्नमेंट का कहना है कि इथेनॉल जो है ये चूंकि डोमेस्टिक सोर्सेज से बनते हैं, इसको बनाने के लिए शुगर केन, मेज, राइस इनका यूज किया जाता है। तो जो एक ग्लोबल वॉलेटिलिटी रहती है और कभी कभी जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस होता है, उससे जो है वो हम इस अगर हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे तो हम इसको जो है वो खत्म कर पाएंगे। एथनॉल की बात करें तो ये एक हाई ऑक्टेन फ्यूल है और इसका RON 108.5 होता है कंपेयर टू पेट्रोल। और गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो ये एक एफिशिएंसी जो है ये बढ़ जाती है। और जो मॉडर्न इंजन है इनका जो कंबशन है इसको ये इम्प्रूव करता है, तो बेटर एक्सीलरेशन होता है, स्मूथर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इसमें ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि इससे जो है वो जो व्हीकल्स हैं इन पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट ने का कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एथनॉल ब्लेंडिंग है, ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है। जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे E10 स्टैंडर्ड्स पे वर्क हो मतलब काफी लंबे समय से जो है वहाँ पे ब्लेंडिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राजील है, यहाँ पे E27 स्टैंडर्ड इसका जो है वो यूज किया जाता है। फ्लेक्सिबल व्हीकल्स वहाँ पे काफी कॉमन है। सिमिलरली जो जापान है यहाँ पे भी E10 जो है वो स्टार्ट हो गया है। कनाडा, थाईलैंड और जो अदर जो यूरोपियन नेशंस हैं, सबने इथनॉल ब्लेंडिंग जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट करा है अपने यहाँ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ जो एमिशंस हैं उनको कम करने के लिए। और इनके अलावा जो फार्मर्स हैं उनका जो इनकम है वो भी जो है वो बेहतर होता है। और तो इनका कहना है कि इससे जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल की इंपोर्ट करने की, वो कम होगी। इससे इकोनॉमी पे बेहतर असर पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी और अच्छी होगी। और कहा इनका कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। और जो ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर जो है वो उभर के आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हैं। तो इसमें जो भी अभी क्लेम्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको एक तरह से नलिफाई करने के लिए ये जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है। फिर क्लाइमेट चेंज का बोवाइन मिल्क प्रोडक्शन पे भी काफी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और अभी रिपोर्ट्स आई हैं, इसमें एक जो साइंटिफिक रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि डेयरी जो प्रोडक्शन है अक्रॉस द ग्लोबल साउथ, इस पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का। और जो बिफेलोज हैं, स्पेशली जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जो कि एक कंट्री का बिगेस्ट सोर्स है मिल्क का, यहाँ पे काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो मिल्क इंडस्ट्री है उसके जो परफॉर्मेंस है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आएगी। और इससे कंज्यूमर्स पे इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और साइंटिस्ट ने पूरा जो है वो डेटा इसको स्टडी किया कि क्या क्लाइमेट का जो चेंज है, जो वेरिएबल्स हैं, इनकी वजह से जो कैटल है उस पे क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। इन्होंने पूरा टेम्परेचर का, रेनफॉल का, ह्यूमिडिटी का, इन सब पे जो है वो पूरा स्टडी किया कि इनका क्या प्रोडक्ट जो मिल्क यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, उस पे कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और इन स्टडीज में ये पाया गया है कि एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसमें कहा है कि जो स्टडी में कहा गया है कि जो मिल्क यील्ड है थ्री बोवाइन कैटेगरीज में, जिनमें कि आपका बफेलोज है, इंडिजिनस कैटल है, क्रॉस ब्रेड कैटल्स हैं। इसमें कहा कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें काफी कमी हो जाती है। और जब टेम्परेचर जो है वो विंटर्स में जब कम हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो है वो इफेक्ट उतना देखने को नहीं मिलता है। और इसमें उन्होंने कहा है कि मई और जून का जो टाइम होता है इसमें जो इवेपोरो ट्रांसपिरेशन है वो काफी बढ़ जाता है। तो जो एनिमल्स है उनपे सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बफेलोज में इन्होंने कहा है कि बफेलोज जो है इनका जो है वो डार्क कलर होता है। और ये जो है ये और वल्नरेबल होते हैं क्योंकि ये सोलर रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनका जो स्वेट ग्लैंड्स है इसमें वो भी कम होती है, तो इसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफी जो है वो कम हो जाता है। पर डे की बात करें तो 1.4 लीटर जो है वो पर बफेलो जो प्रोडक्शन है वो कम होता है।
और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चूंकि जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं ये काफी वल्नरेबल होते हैं हीट स्ट्रेस को टैकल करने के लिए। ये जो एनिमल्स होते हैं जो अपनी एनर्जी है उसको मिल्क प्रोडक्शन से डाइवर्ट करके जो पूरा बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में यूज करते हैं। इसकी वजह से भी 20 to 30% जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलता है। और जब डिक्लाइन होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वाटर में कमी आती है। साथ ही साथ जो पेस्ट हैं, जो डिजीज हैं, अटैक हैं, इनका खतरा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो एनिमल होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है उस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। हीट स्ट्रेस का जो है वो क्या इम्पैक्ट रह रहा है बोवाइन हेल्थ पे या मिल्क प्रोडक्शन पे, तो ये सारी चीजें हमारे मीन्स के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी देखा गया है कि कौन सी ऐसी वेराइटीज हैं जो कि बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं इनमें एक स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी रहती है, जो लोकल पैरासाइट्स हैं और जो पैथोजेंस हैं इनके अगेंस्ट। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, इन्होंने जो है वो हीट टॉलरेंस ट्रेट्स जो है वो कैटल्स में इनको आइडेंटिफाई किया है। और उन्होंने कहा है कि इनमें जो है वो हीट शॉक प्रोटीन्स होता है, कोट कलर ऐसा होता है, हेयर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो कि ये जो चेंजेस हैं उनको जो है वो टैकल कर सकती हैं। और इसमें एक ब्रीड के बारे में बताया गया है जो कि है साहीवाल ब्रीड ऑफ कैटल। इन्होंने कहा है कि ये काफी जो है टॉलरेंट होता है, हीट टॉलरेंट होता है एग्जॉटिक ब्रीड के कंपैरिजन में। तो जैसे कि ब्रीड का नाम है ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और अगर हम 2025 की बात करें तो इस टाइम पे जो मिल्क प्रोडक्शन रहा है ये 220 मिलियन टन से भी ज्यादा का रहा है। स्मॉल जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं जो हैं इनका एक मेजर रोल है। ये 80 पर जो मिलियन हाउस होल्ड्स हैं इनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 85% टोटल मिल्क आउटपुट का इनका जो है वो रहता है। तो साहीवाल ब्रीड के बारे में जैसे कि अब मैंने बताया कि ये कहाँ की है, तो ये जो है ओरिजिनली जो है वो पंजाब की है। और ये काफी एक रिकॉग्नाइज वैरायटी है जो कि अपने अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है कि क्लाइमेट चेंज का इस पे जो है वो कम इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो जैसे प्रीलिम्स के लिए तो कैटल का नाम पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मेंस में जो है वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन में ये इस तरह की चीजें जो है वो आप इसको यूज करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आईसीएमआर माइंड्स। ये एक नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। इससे को गोल्ड अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का। और ये अवार्ड जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, इन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया। अ, जो एक कोर कंपोनेंट है आईसीएमआर माइंड्स का, ये है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट करता है कि कैसे जो है वो स्टैंडर्डाइज जो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग है होनी चाहिए, कैसे उसका असेसमेंट होना चाहिए, क्या फॉलोअप होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। तो ये एक जैसे अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस क्या है। ये एनुअल रिकॉग्निशन है इंडिया में जो कि दिया जाता है बेहतर तरीके का ई गवर्नेंस करने के लिए गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में को प्रमोट करने में, गुड गवर्नेंस को। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो एक फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट किया है ऑफ द सॉलिड मोटर बेस्ड सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ये इनका स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी है श्री हरिकोटा में, तो वहां पे ये जो है ये टेस्टिंग किया गया है। और ये इसको नाम दिया गया है सॉल्व। तो जैसे सॉल्व के बारे में पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये इसरो अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है कुछ आने वाले ईयर्स में। और इसके थ्रू हम जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। और इंडिया का एम है कि हमारा एक अपना खुद का जो है वहां पे रिसर्च स्टेशन पूरा बनेगा। और इसी के लिए ही पूरा जो है वो रिसर्च जो है वो इसरो चल कर रहा है। और इसरो ये डेवलप कर रहा है सॉल्व को। ये एक सॉलिड मोटर बेस्ड लॉन्च व्हीकल है।
और ये एज अ टेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये कंडक्ट करेगा कि कैसे जो है वो पैराशूट टेस्ट वगैरह जो है वो होते हैं, कैसे जो है वो जो क्रू है मेंबर्स को कैसे वापस ले आया जाएगा, कैसे इन सारी सिचुएशन में ये काम करेगा। तो ये जो टेस्ट मिशन है इसमें जो क्रू मॉड्यूल है इसका जो है वो इसको छोड़ा जाएगा एक एज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 17 किलोमीटर्स, अपने व्हीकल्स इनको सेपरेट किया जाएगा। फिर कैसे ये स्प्लैश डाउन होते हैं सी में, तो उससे एक हेल्प मिलेगी आगे आने वाले टाइम में जो ये पूरा मिशन है इसमें। और ये जो सॉलिड स्टेट है ऑफ सॉल्व इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्ट्रैप ऑन मोटर से, और इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं गगनयान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए। और इसरो ने का ये रिपोर्ट आया है कि जो मोटर का परफॉर्मेंस है ये काफी बेहतर रहा है जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था। तो इससे आगे आने वाले टाइम में जो गगनयान मिशन है उसके लिए काफी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा जो इसरो है इन्होंने अपने और भी टेस्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं गगनयान मिशन से रिलेटेड। इसमें जो है वो सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट ये हुआ। साथ ही साथ बिहेवियरल स्टडी मिशन मित्र है इसको जो है वो लेह में कंडक्ट कराया गया। और जो मित्र मिशन है इसमें 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो इनको जो है वो इन्वॉल्व किया गया जो कि गगनयान के लिए जो इनको सेलेक्ट किया गया है। तो ये सॉल्व या सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट ये एक सॉलिड मोटर बेस्ड टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको कि इसरो ने डेवलप किया है ताकि जो इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट है गगनयान क्रू मेंबर्स के लिए उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, गगनयान मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, इसरो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये जैसे गगनयान प्रोग्राम है ये काफी एम्बिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इंडिया का। और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है कि क्या हम ह्यूमन को स्पेस में जो है वो भेज सकते हैं, तो उसको ये एक काफी जो है ये एम्बिशियस प्रोग्राम है और इस पे पूरा वर्क जो है वो चल रहा है। तो सॉल्व के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, गगनयान के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी जैसे ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा है तो वहां इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब जैसे इसमें कुछ की वर्ड्स होते हैं, तो इसमें जैसे कि स्ट्रैप ऑन मोटर ये क्या है, ये एक ऑक्सिलरी रॉकेट मोटर होता है जो कि अटैच टू द साइड ऑफ ए लॉन्च व्हीकल के साइड में रहता है। और ये एक एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है जब व्हीकल को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा जैसे टेस्ट है आईएडीटी टेस्ट ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारे जो है मिशन गगनयान से रिलेटेड चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर इसके अलावा लास्ट में अगर हम देखें तो अभी रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के, और इन्होंने डेवलप किया एक सिंथेटिक सेल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। तो मतलब एक ऐसी सेल जिसको कि लैब में बनाया गया है, और इनका कहना है कि ये खुद से जो है वो ग्रोथ हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है। और जो टीम है इन्होंने लिपोसोम पे वर्क स्टार्ट किया है। ये एक स्मॉल बबल होता है जो कि फैट का बना होता है, और इसमें प्रोटीन मेकिंग सिस्टम होता है जिसको कि प्योर कहा जाता है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसमें जितने भी नेसेसरी मशीनरी होती है जिससे कि जो है वो डीएनए से प्रोटीन बनता है उसको इसमें पूरा इंक्लूड किया गया। और इसमें 9,000 बेस पेयर्स का जो है वो डीएनए इसमें जो है वो रखा गया। ये जो सिंथेटिक सेल है इसने जो है ये फ्यूजन से बनी विद स्मॉलर फीडर लाइपोसोम्स। और इसमें जो ये जो डीएनए है इसने इंस्ट्रक्ट किया जो सिंथेटिक सेल्स हैं इनको कि आप प्रोटीन प्रोड्यूस करो जिसको कि अल्फा हेमोलाइसिन का नाम दिया गया। और इसने जो है वो इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क किया। और जैसे जैसे सेल ग्रो हुई इसने जो है वो एंजाइम एक Phe29 इसको कॉपी करके पूरा जो है वो एक डॉटर सेल जो है वो उसका प्रोडक्शन जो है वो किया। तो ये अभी अभी एक पायनियर रिसर्च है। और बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इसको जो है अभी वाइटल नहीं मान रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हाँ इस तरह से चीजें जो है वो हैं। तो रिसर्चर्स का कहना है कि उन्हें एक सक्सेसफुल जो है वो रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और सिंथेटिक बायोलॉजी पे काफी जो है वो वर्क चल रहा है जिसका कि एम है कि मिनिमल सेल्स को जो है वो क्रिएट करना, कि कैसे हम जो है वो न्यू सेल्स जो है वो बना सकते हैं। और ये जो प्योर सिस्टम इसको जापानीज रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। और ये इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये रिसर्च भी है न्यू, ये काफी मतलब है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
ताकि आपको हमेशा जो वीडियोज़ हैं ये मिलती रहें और आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।